हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और ये क्वेश्चन अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ आपको मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस करवाने के बाद अब आपको खुद से वो क्वेश्चंस करने आने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम एक इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी देखिए कि मैं एक और क्वेश्चन लेके आज देख रहा हूँ। ये क्वेश्चन होने के बाद मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि आप बाकी के जितने भी क्वेश्चंस मैंने छोड़वाए हैं, यानी कि जो नहीं करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ और अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं इसीलिए ही करवा रहा हूँ ताकि अगर किसी को 5 से 10% भी अगर डाउट है तो वो डाउट आज क्लियर कर ले। क्योंकि इसके बाद इस एक्सरसाइज से रिलेट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो एज़ वेल एज़ पॉसिबल आप वो इन्फॉर्म कीजिए, ताकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस में इतना कुछ खास है नहीं। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, बशर्ते आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि वो लैंग्वेज क्या बोल रहा है और क्या कहना चाह रहा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से इस एक्सरसाइज का समापन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है स्टूडेंट्स कि एक फर्नीचर कंपनी है जो 2 प्रकार के उत्पाद बनाती है। अब वो 2 प्रकार के उत्पाद कौन कौन से हैं? एक है कुर्सी और एक है मेज़। यानी कि एक फर्नीचर कंपनी है जो कि कुर्सी और मेज़ ये 2 तरह के फर्नीचर प्रोडक्ट वो बनाती है। इसके अलावा और कोई फर्नीचर का प्रोडक्शन वो नहीं करती है। तो जैसा कि सबसे पहले मुझे दिया गया है कि जो फर्नीचर कंपनी है वो कुर्सी और मेज़ बनाती है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, कुर्सी और मेज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको भी कुछ इसी तरीके से आपकी सहूलियत के लिए इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पास जो साधन उपलब्ध हैं उनमें 400 घन फीट लकड़ी और 450 मानव घंटे हैं। इसका मतलब जो फर्नीचर कंपनी है उसके पास जो लकड़ी अवेलेबल है वो है 400 घन फीट। ठीक है, साथ ही साथ 450 मानव घंटे भी इसके पास हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर कंपनी ने जो भी अपने कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं उनसे ये कह दिया है कि आपको 450 घंटे दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको 400 घन फीट लकड़ी की उपलब्धि है। इनमें से आपको कुर्सी भी बनानी है और मेज़ भी बनानी है। तो सबसे पहले हम उपलब्ध की बात कर लेते हैं कि आखिर देखिए ये तो हो गया कुर्सी, ये हो गई मेज़ और ये हो गया उपलब्ध। यानी कि आपके पास में अब देखिए एक तो चीज़ है लकड़ी, यानी कि लकड़ी, और दूसरी चीज़ है मानव घंटे, तो मानव हवा। लकड़ी कुल कितनी उपलब्ध है? 400 घन फीट। ठीक है, और मानव घंटे कितने हैं? 450। ठीक है, इनसे ज़्यादा नहीं है। अगर 400 घन फीट लकड़ी उपलब्ध है, 450 मानव घंटे उपलब्ध हैं, यानी कि इनसे ज़्यादा नहीं है, कम है।
तो कम के लिए अब यहीं से आप समझ जाते हैं स्टूडेंट्स कि कम के लिए साइन कौन सा होगा अपना, लेस देन इक्वल्स टू का। जो अपने पास में कंस्टेंट्स होंगे उनके लिए साइन जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू का होगा, जो कि आप इस क्वेश्चन के इस स्टार्टिंग में जो आपको उपलब्ध मात्रा दे रखी है उसी से समझ जाओगे कि भाई 400 घन फीट लकड़ी उपलब्ध है और 450 मानव घंटे हैं, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम ही है। ठीक है, या तो बराबर है या फिर कम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कुर्सी को बनाने में 5 घन फीट लकड़ी, एक कुर्सी को बनाने में 5 घन फीट लकड़ी, 5 घन फीट लकड़ी है और 10 मानव घंटे उपलब्ध हैं, यानी कि 10 मानव घंटे उपलब्ध हैं। कुर्सी बना रहे हैं हम, उस एक कुर्सी को बनाने में 5 घन फीट लकड़ी और 10 मानव घंटे उपलब्ध हैं। इसी तरह एक मेज़ को बनाने में 20 घन फीट लकड़ी, एक मेज़ को बनाने में लकड़ी कितनी है 20 घन फीट और मानव हवर कितने हैं 15। देखिए स्टूडेंट्स कितनी सहूलियत हो जाती है, ये सब कुछ लिखने के बाद कुर्सी लिख लिया, मेज़ लिख लिया, उपलब्ध जो मात्रा है वो लिख ली, इधर लकड़ी और मानव हवर लिख लिए, तो मुझे बहुत ही इजी हो गया ये फॉर्मेट तैयार करना। ठीक है, अब ये कहता है कि जब आप एक कुर्सी बना रहे हैं तो आपको 45 रुपये का लाभ होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाभ। अब लाभ किसके लिए है, कुर्सी के लिए। एक कुर्सी को बनाने में लाभ 45, कुर्सी के नीचे लिख लीजिए। इसी तरह एक मेज़ को बनाने में लाभ 80 रुपये, तो वो लाभ 80 रुपये इस मेज़ के नीचे लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एलपीपी का गणितीय संरूपण कीजिए एवं लेखा चित्र विधि से ये ज्ञात कीजिए कि अधिकतम लाभ हेतु, अधिकतम लाभ इसका मतलब जो आपके पास में इष्टतम की प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, अधिकतमीकरण की। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अधिकतम लाभ पूछ रहा है। तो अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण का, अधिकतमीकरण का वो हो जाता है z इज इक्वल टू। ठीक है, अधिकतम लाभ हेतु कितनी कुर्सियां और मेज बनानी चाहिए। स्टूडेंट्स फाइनल ये क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि आपको अधिकतम लाभ के लिए कितनी कुर्सी बनानी है और कितने मेज बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग करते हैं कि माना मैंने जो कुर्सी बनाई वो कितनी है x, क्योंकि हमें कुर्सियों की संख्या ही तो फाइंड आउट करनी है। तो मैंने कुर्सियों की संख्या मान ली x कि मैंने x कुर्सी बनाई, और मेज़ कितनी बनाई, मेज़ मैंने बनाई y। बस यही चीज़ हमें पकड़नी थी कि x क्या मानना है और y क्या मानना है, यानी कि और क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको कुर्सियों की संख्या और मेज़ की संख्या फाइंड आउट करनी है। यानी कि अगर मैं कुर्सी x मान लूँ और मेज़ y मान लूँ, यानी कि मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू, जिसके लिए मुझे अधिकतम लाभ मिलता है। चलिए, तो z इक्वल टू, अब क्योंकि एक कुर्सी पर लाभ कितना हो रहा है 45 रुपये का, हम कितनी कुर्सी बना रहे हैं x कुर्सी, तो कुर्सियों पर लाभ कितना हो जाएगा 45 इंटू x प्लस एक मेज़ को बनाने में 80 रुपये का लाभ होता है। कुल कुर्सी हम y बनाना चाह रहे हैं, तो कुल लाभ कितना हो गया 80 इंटू y। इसका मतलब ये हो जाता है हमारा उद्देश्य फलन, यानी कि मुझे इस z की अधिकतम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए x और y के वे कौन से मान होंगे जिससे कि मुझे ये लाभ जो है वो अधिक से अधिक मिल जाए। चलिए, ये आ जाता है क्वेश्चन समझ में। ठीक है, अब यहीं से मैं ये देख लेता हूँ subject to constants, this is 5x plus 20y is less than equals to 400। इसको और भी इजी कर सकते हैं, कैसे, x प्लस 5 चौकू 20 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से
10x प्लस 15y इज़ लेस देन इक्वल टू का साइन कैसे आया आपको समझ में आ ही गया होगा। 450, इसको भी इजी कर लेते हैं कैसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 नाम 45। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक काम कंप्लीट है। अब क्या करना है, जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होते हैं, सो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है कि अगर आप कुर्सियों की संख्या और मेज़ की संख्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कुर्सियों की संख्या 0 हो सकती है, यानी कि आप कुर्सी बना ही नहीं रहे हों, या फिर मेज़ की संख्या भी 0 हो सकती है, यानी कि आप मेज़ भी नहीं बना रहे हों, यानी कि x भी अगर आप नहीं बना रहे हों तो वो 0, y भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो वो भी 0। लेकिन क्या ये संख्या नेगेटिव हो सकती है कि आप भाई -1 कुर्सी बना रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना स्टूडेंट्स। इसका मतलब या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये साइन हो जाता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी कि ऋणोत्तर प्रतिबंध। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप बहुत ही इजी वे में इस दी गई प्रॉब्लम को एलपीपी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्वेश्चंस की हर एक लाइन को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आलेखी विधि। स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूं कि ये इस एक्सरसाइज का अपना फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो जिस किसी को भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो वो अच्छे से समझ ले और अपने क्वेश्चंस को करते रहें। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे हैं उन क्वेश्चंस को करते रहें। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आलेखी विधि से। आलेखी विधि से इस दी गई पूरी एलपीपी को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन असमीकाओं को समीकरणों में व्यक्त कर लूँ। तो समीकरण चलिए 1 और 2 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस 4y इज इक्व टू 80। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्व टू 90। ठीक है, तो आलेखी विधि के लिए सबसे पहले हम समीकरणों में इन असमीकाओं को लिखते हैं। अब क्या करना है, अब मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, अर्थात बिंदु मुझे फाइंड आउट करने हैं इस समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से ए पॉइंट, जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, y की वैल्यू हो जाएगी y इक्व टू, y की वैल्यू हो जाएगी 4y इक्व टू 80, यानी कि y इक्व टू 80/4 यानी कि 20। तो ये हो जाती है a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू मिल जाती है। अब मैं यहीं से b पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, कब, जब मेरे पास में y की वैल्यू 0 हो, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 हो। तो जैसे y कोऑर्डिनेट 0 तो x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट 80 हो जाता है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 से सी पॉइंट, जब x कोऑर्डिनेट 0 हो तो x कोऑर्डिनेट 0, तो 3y इक्व टू 90, यानी कि y इक्व टू 90/3 यानी कि 30, कॉमा डी पॉइंट क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा जब y 0 हो, यानी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 2x बराबर 90, यानी कि x बराबर 45। तो ये डी कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इन लाइनों को एक ग्राफ में, जो अपने पास में कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, O 0,0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, अब हमें इन पॉइंट को इन लाइन पर
इंडिकेट करना है। तो ए पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 20 है, तो ए पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाता है। तो दिस इज पॉइंट ए विच इज 0,20। ठीक है। बी कोऑर्डिनेट, जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 80 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 यानी कि एक्स एक्सिस। सो बी पॉइंट हम कुछ जैसे कि ये 20 लिया था, तो 20, 20 दूनी 40, 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, कुछ यहाँ ले लेते हैं बी पॉइंट 80,0। ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 को ड्रॉ करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाती है। ठीक है। और इस पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 विच इज x प्लस 4y इक्वल्स टू 80। अब इस लाइन को मुझे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए c कोऑर्डिनेट 0,30 यानी कि x कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू 30, तो 20, ये 40 है, तो कहीं बीच में यहाँ पे मैं मान लूँ c कोऑर्डिनेट को, तो c कोऑर्डिनेट 0,30। ठीक है। d 45,0, ये 20 है, ये 40 है, तो कहीं यहाँ पे 45 मान लेता हूँ, यानी कि d पॉइंट हो जाएगा ये 45,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 यानी कि x एक्सिस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से मुझे मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 90। अब मुझे फिजिबल रीजन चाहिए, यानी कि सुसंगत क्षेत्र। तो सुसंगत क्षेत्र के लिए जैसा कि मुझे पता है कि इसके लिए लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, इसके लिए भी लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो ये जो लाइन होगी लेस देन इक्वल्स टू यानी कि नीचे की साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम हेयर, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है। और क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मुझे जो अपना सुसंगत क्षेत्र मिला वो क्या मिल जाता है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मुझे यहाँ एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, जो कि ये रहा। तो इस फिजिबल रीजन में, इस सुसंगत क्षेत्र में एक पॉइंट तो ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ई पॉइंट। अब वो ई पॉइंट क्या होगा, अब क्योंकि ये इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है, तो चलिए ई पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 90। अब क्योंकि मुझे x प्लस 4y दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इस समीकरण 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, मैंने 2 से गुना कर दिया। अब मैंने इनको आपस में घटा दिया, तो 2x से 2x कैंसिल, और यहाँ से ये माइनस के 8y है, ये प्लस के 3y है, यानी कि माइनस के 5y इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 90 है, ये नेगेटिव 160 है, तो मुझे कितना मिल जाएगा, नेगेटिव 70। ठीक है, सो नेगेटिव से नेगेटिव साइन गया, तो y इक्वल्स टू 70/5 विच इज 14। ठीक है, यही होगा। तो y कोऑर्डिनेट जो हुआ इस ई पॉइंट का, वो हो जाता है 14। सो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x कोऑर्डिनेट समीकरण 3 से x प्लस y की वैल्यू कितनी थी, 14, तो 14 इंटू 4
56 is equals to 80. So x is equals to 80 minus 56, x is equals to 24. ठीक है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट मिल जाता है मुझे 24। तो ये पॉइंट मिल गया मुझे ई पॉइंट, जो कि इस सुसंगत क्षेत्र का एक सुसंगत हल होगा। सुसंगत हल क्यों? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सुसंगत हल है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सुसंगत हल है। इसका मतलब मुझे 4 सुसंगत मिल जाते हैं, 4 सुसंगत हल मुझे मिल जाते हैं। तो z इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 45x प्लस 80y। पॉइंट कौन कौन से आए हमें? एक तो O पॉइंट सुसंगत क्षेत्र में 0,0, एक पॉइंट मुझे मिला A पॉइंट सुसंगत क्षेत्र में 0,20, एक मुझे मिला E पॉइंट सुसंगत क्षेत्र में, कितना था E पॉइंट? E पॉइंट 24,14, और एक मुझे मिला D पॉइंट विच इज 45,0। ठीक है, तो अब मुझे ये इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर लेनी है और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो z O पॉइंट पर 0। देखिए हमारे पास में सुसंगत क्षेत्र ये था पूरा, तो इस सुसंगत क्षेत्र में जो सुसंगत हल थे वो एक तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, यानी 4 सुसंगत हल हो गए। तो एक पर इसकी वैल्यू 0, दूसरे के लिए x 0, y 20, सो 20 इंटू 80 विच इज 16, यानी कि 1600। नाउ z इज इक्वल टू 45 इंटू 24 प्लस 80 इंटू 14। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 45 इंटू 24, यानी कि ये हो जाता है 20, और ये हो जाएगा चकू 20, 4 चकू 16, 18, दूनी 10 और दूनी 8 और एक 9, यानी कि ये हो जाता है 1080। सो दिस इज, इसको हम लिख लेते हैं 1080 प्लस एक है मेरे पास में 80 इंटू 14, यानी कि ये कितने हो जाता है 0 2 1 1, यानी कि 1120। इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1080, यानी कि 0 0 2 एंड 2, दिस इज 2200। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट फाइनल 45,0, 45,0, यानी कि x की वैल्यू 45, यानी कि 45 इंटू 45 मुझे बताना है। सो 45 इंटू 45 क्या होगा? 45 इंटू 45, यानी कि 5 22 20 18 5 2 20 25, यानी कि ये हो जाएगा 20 और 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली? मैक्सिमम वैल्यू मुझे, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य फलन था वो किसका था? अधिकतमीकरण का। ठीक है, अधिकतमीकरण का उद्देश्य फलन था, तो मुझे अधिकतम वैल्यू कितनी मिली इस पॉइंट पर, विच इज 2200। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो मेरा इष्टतम हल होगा, यानी कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? 24,14। 24,14 मेरा इष्टतम हल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप एक बार करके देखिएगा ये 45 इंटू 24, 45 इंटू 24 और 80 इंटू 14, तो इसकी वैल्यू
कितनी होती है 10, यानी कि ये हो जाता है 45 इंटू एक्स प्लस 80y। ठीक है, सो 0,20 पर मुझे वैल्यू 1600 मिल जाती है, सही है। और डी पॉइंट के लिए 45 पर मुझे 20-25 मिल जाती है। और ई पॉइंट के लिए मुझे वैल्यू, एक मिनट ये वाली और एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 45 इंटू 24 प्लस 80 इंटू 14, तो इसके लिए अगर मैं करता हूँ तो 56 20, 4 चौक 16, 18, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 1080 हो जाता है ये। और इस पॉइंट के लिए ये हो जाता है 0, 32, 11, यानी कि ये मुझे मिल जाता है 1120। तो 0 0 2 and 2, यस दिस इज़ करेक्ट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये करेक्ट वैल्यू है। तो आपको जब कभी भी ये प्रॉब्लम दी गई है तो इस प्रॉब्लम में हम ये देख पा रहे हैं कि जब ये कंपनी 24 कुर्सी, एक्स की वैल्यू कितनी आई 24, 24 कुर्सी और 14 मेज बनाएगी, तब इसे अधिकतम लाभ मिलता है। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस हैं कि जब उसके पास 400 घन मीटर लकड़ी उपलब्ध है और 450 मानव घंटे उपलब्ध हैं। तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमें 24 कुर्सी और 14 मेज़ बनाने पर अधिकतम लाभ मिलता है। और वो अधिकतम लाभ कितना है? 2200 रुपये का अधिकतम लाभ हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको स्टूडेंट्स कहीं पे भी सॉल्यूशन में डाउट हो रहा हो कि भाई अपना सॉल्यूशन गलत तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करना कि ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये इन कंस्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है। इन कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता है का मतलब ये हुआ कि जब आप इस कंस्टेंट में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी आई थी 24 लिख लीजिए, प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे तो 14 इंटू 4 56 ये मिल जाता है। इसको जोड़ के देखिए, 6 और 4 10, 5 6 7 और 1 8, 80 के बराबर है। यानी कि वो सॉल्यूशन अपना सही है। लेकिन एक से ही हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है या फिर नहीं, तो इसके लिए सेकंड कंस्टेंट को भी देखते हैं एक बार। 24 था x की वैल्यू, तो 24 दूना 48 प्लस इसकी वैल्यू थी 14, यानी कि 14 × 42, यानी कि 8 और 2 10, 4 और 4 8 और 1 9। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो मेरे पास में सॉल्यूशन मिला है वो इन कंस्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब मेरे इस सॉल्यूशन में कहीं भी कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं है। तो जब कभी भी आपको थोड़ी सी भी डाउट हो कि मेरा सॉल्यूशन सही है या फिर गलत है, क्योंकि कई बार मल्टीपल में भी मिस्टेक होने की पूरी संभावना रहती है, तो उस केस में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ आपके पास में जो कंस्टेंट्स होते हैं, जितने भी कंस्टेंट्स हैं, उन सबको एक बार इस सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाई करवा के देख लेना है। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं, जैसा कि मैंने देखा कि इसके लिए मेरे पास 80 वैल्यू आ गई थी, इसके लिए 90 वैल्यू आ गई थी, इसका मतलब मेरा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो दिए गए कंस्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है, जो कि एकदम सही है। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स आज एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखा, जिसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ और भी सीखने को मिला होगा और आपने देखा कि किस तरीके से एक इजी वे में मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप भी इसी तरीके से ये पूरा फॉर्मेट तैयार करके आप भी इस क्वेश्चन को बहुत ईजी बना सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में एक विधि होती है सिंप्लेक्स विधि, जिसे किसने दिया था?
अमेरिका के ग्रेट मैथमेटिशियन जॉर्ज डेंटजिग ने। तो उस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट्स। अभी आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपके पास बहुत काफ़ी टाइम है। तो जितना हो सके क्वेश्चंस को, अगर आप किसी ने ये क्वेश्चंस कर भी लिए हों तो उन क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हैबिट में लाना बहुत ज़रूरी है। जब ये सारे क्वेश्चंस आपके हैबिट में आ जाएंगे तो बुक से ही रिलेटेड नहीं, अदर कोई भी अगर एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।